गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों से कि ये एमपी पीसीएसजे मेंस के पर्पज के लिए क्रैश कोर्स टाइप चीज़ें चल रही हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं, आप उसको लिखेंगे कैसे, और एक टॉपिक से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको फ्रेम आप कैसे करेंगे, कम समय में आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या कंटेंट्स डालने जरूरी होंगे, इन सब चीज़ों पर चर्चा इस लेक्चर के अंतर्गत होगी। तो आप जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक होगा वो कन्फेशन अंडर सीआरपीसी, कन्फेशन अंडर सीआरपीसी की चर्चा हम लोग करेंगे। अब आप जानते हैं कन्फेशन बड़ा लोकप्रिय शब्द है लॉ के स्टूडेंट के लिए, और जो लॉ के स्टूडेंट नहीं भी है उन्हें भी कन्फेशन अच्छा लगता है जानना। तो ये कन्फेशन की बात हम लोग करेंगे और आप समझिएगा कि ये कन्फेशन सीआरपीसी के एंगल से देखेंगे कन्फेशन के संबंध में, यानी कन्फेशन कब रिकॉर्ड किया जाता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, किसके द्वारा नहीं किया जा सकता, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज अनअकैडमी के बारे में जान, ठीक है। पहले आप ये बताएं कि क्या आप लोगों को मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं क्लियर? नेहा गुड मॉर्निंग, स्मार्टी जक्का गुड मॉर्निंग। अच्छा शिवा हैं ये, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। माधवी, धीरज गुड मॉर्निंग। तो अनअकैडमी आप जानते हैं कि देश का इस समय सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है, और सौभाग्य की बात है कि मुझे पढ़ाने का अवसर मिल रहा है। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे घर बैठे हम लोग पढ़ा पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, तमाम कोर्सेस तक हमारी इसके माध्यम से पहुंच हो पाती है, आपके एजुकेटर द्वारा पढ़ाई होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता रहता है। डाउट क्लियरिंग सेशन मतलब निश्चित रूप से अगर आप कोई क्लास लेते हैं तो स्टूडेंट को डाउट हो सकते हैं, आप चाहे कितना भी बढ़िया पढ़ा, तो वो डाउट क्लियरिंग सेशन भी है कि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो डाउट को क्लियर कर ले। लाइव टेस्ट होते रहते हैं, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, आंसर राइटिंग सेशन होते रहते हैं। मतलब एक स्टूडेंट के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं, उन सब चीज़ों की चर्चा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, लॉ का ये प्लेटफॉर्म है, जुडिशियरी का प्लेटफॉर्म है, तो लॉ से जुड़े सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा कि इस स्टेट का हम लोकल नहीं पढ़ाएंगे। सब स्टेट के लोकल भी होते हैं, सारे माइनर होते हैं, सब कुछ होता है। नए नए बैच शुरू होते रहते हैं समय समय पर, जैसे ये बैच अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है, कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। जैसे 15 जून को अनिल खन्ना सर उनकी टीम के द्वारा शुरू किया गया। उसके अलावा एक नया बैच यहाँ भी है जो 9 जून से करण सांगवान सर और फैजन खान सर, सिद्धार्थ दुबे सर के द्वारा शुरू किया गया। और ये थोड़े से पुराने बैच हैं, वो भी रनिंग है। तो बहुत सारे बैचेज हैं जो कि नए नए शुरू होते रहते हैं। माधवी गुड मॉर्निंग। शर्मा के नाम से कौन है भाई? गुड मॉर्निंग। तो ये आज से ये फीस स्ट्रक्चर अलाउ हो गया। ये फीस स्ट्रक्चर जो है अब से है, ये पुराना हो गया था, ठीक है ना। तो 1 जुलाई आज है, और 1 जुलाई से 1 जुलाई से ये फीस स्ट्रक्चर हो गया है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। तो ये स्ट्रक्चर है, आपको इतना फी पेमेंट करना होगा अब पढ़ाई करने के लिए। और करना क्या है कि अगर आप उसमें 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको ये कोड यूज करना होगा, राय लाइव अगर आप यूज करते हैं तो आपको जो फीस आपको ऊपर दिख रही है उस फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। जो फीस है वो भी ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर जो है भी उसमें भी 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप जानते हैं कि अनअकैडमी का एक यूट्यूब चैनल है जिसे आप देख रहे हैं, और ये अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये रही थोड़ी सी अनअकैडमी के बारे में जानकारी, क्योंकि ज़रूरी है सारे लोग, कितनी भी चीज़ें फेमस हों लेकिन सारे लोग उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं।
इसलिए जरूरी होता है कि उसके बारे में बताई जाए। अब हम लोग आते हैं विषय पर अपने, और विषय आज हमारा है जो जिस पर हमको डिस्कस करना है वो है कन्फेशन अंडर सीआरपीसी। कन्फेशन अंडर सीआरपीसी, ये राय लाइव हमारा रेफरल कोड है, इसको याद करिएगा, याद रखिएगा। तो कन्फेशन अंडर सीआरपीसी, देखिए इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बातें बताते हैं, फिर उसके बाद आते हैं इससे संबंधित प्रोविजन आपको कहाँ मिलेगा। हमारा टॉपिक क्या है, रिगार्डिंग द कन्फेशन अंडर सीआरपीसी, जो कि सेक्शन नंबर 164 ऑफ सीआरपीसी में है। रिगार्डिंग द कन्फेशन अंडर सीआरपीसी, होता ये है कि आप जानते हैं कि जब कोई पुलिस में थाने में एफआईआर होता है, ठीक है, अब थाने में जब एफआईआर होगा तो निश्चित रूप से पुलिस की जिम्मेदारी बनेगी कि वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करे, है ना। क्यों, और जानते हैं आप लोग ना कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी एफआईआर लिखती ही नहीं है। क्यों नहीं लिखती है, वो इसीलिए कि अगर हमने एफआईआर लिखा तो फिर हमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा उसमें, और अगर इसी तरीके से टरका दें तो फिर कोई जरूरत नहीं रह जाएगी एफआईआर लिखने की। तो एफआईआर नहीं लिखेंगे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करना होगा। तो जब ऐसा होता है कि भाई एफआईआर लिखी गई तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा, तो इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान अगर कोई एक्यूज्ड है, ठीक है, एक्यूज्ड है जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, तो एक्यूज अगर है तो और वो कुछ कहना चाहता है, कुछ अच्छी बातें उस केस के बारे में बताना चाहता है, हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट दे रहा हो, या फिर कोई ऐसी बात कर रहा हो जो कन्फेशन की कैटेगरी में आती है, मतलब कह रहा हो, उसका मूड है कि हम अपराध को स्वीकार ही कर लें। तो कुछ भी अगर ऐसा करता है कि कोई स्टेटमेंट देता है, चाहे कन्फेशन को के बारे में बात करता है कि हाँ हम जो है स्वीकार कर रहे हैं अपराध जो हमने, आप लोग कह रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल हमने किया है। तो अब देखिए जब ये कन्फेशन, ये अदर स्टेटमेंट भी 164 के क्लास नंबर 5 में है, लेकिन हम कन्फेशन की ही बात करेंगे। तो कन्फेशन अगर करता है, कन्फेशन आप जानते हैं अपराध को स्वीकार करता है, तो जब वो अपराध को स्वीकार करने की बात पुलिस से करेगा तो पुलिस कहेगी कि रुको रुको रुको, अभी ना बोलो, क्योंकि वो जानती है। आपने एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 और सेक्शन 26 पढ़ा होगा, और ये धाराएं कहती हैं कि भैया पुलिस के सामने तो कोई कन्फेशन करेगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो उससे कहेगा पुलिस कि भैया रुक जा, अभी मत बोल, अभी मत बोलो, हम चल के तुमको एक आदमी के सामने ले चलते हैं, उनके सामने कहना। तो वो क्या कहता है ना, वो ले जाता है सेक्शन 164 के अंतर्गत, 164 के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाता है, यानी कि कोर्ट में ले जाता है, और कोर्ट में अब जाके कहता है कि भाई जब तुम हमसे कहना चाह रहे थे ना अपराध के बारे में, वो इनके सामने कह दो, ठीक है, हमारे सामने जो कहना चाह रहे थे वो इनके सामने कह दो। जैसे है ना कि भगवान की कसम खा के तुम ये बात कह दो तो हम मान लें, तो ठीक वैसे ही जाओ गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, कोर्ट के सामने ये बात कह दो, इनके सामने कह दो, तो हम मान लेंगे कि चलो ठीक कर रहे हैं। तो वो ले जाके 164 के अंतर्गत वो दे देता है मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट के सामने वो अगर जो कहता है वो मजिस्ट्रेट 164 के अंतर्गत जो रिकॉर्ड करता है उसी को कहा जाता है 164 का बयान कहते होंगे, चाहे स्टेटमेंट अंडर 164, चाहे उसको हम कन्फेशन भी कहते हैं कि वो कन्फेशन रिकॉर्ड। थोड़ा बहुत ग्राफ बना, शिवा, नेहा, कृतिका, गुड मॉर्निंग, ठीक। तो ये बात क्लियर हुई ना कि होता क्यों है, आखिर 164 की जरूरत कहां पड़ती है। यही है कि जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज कुछ कहना चाहता है ना, कुछ कहना चाहता है, तो पुलिस जानती है ना कि हमसे कहेगा तो कभी भी अपने बयान से पलट जाएगा, हमसे कहने का कोई मतलब भी नहीं, तो इसलिए वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा देती। नहीं तो आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आप देखेंगे कि सेक्शन 154 सीआरपीसी से लेके 173 तक के इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है ना पूरा, इसमें कहीं भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता ही नहीं है। ये पुलिस का काम है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का इसमें रोल नहीं है। बस वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो रोल होता है वो 164 के अंतर्गत ही होता है कि जब पुलिस को ऐसा लगता है कि इसको ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा दिया जाए तो वो ले जाती है,
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप चीजें प्रोविजन के बारे में अभी तो समझे हैं, तब तक आंसर लिखेंगे ना। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन मेंस में आता है, आप इसको कैसे लिखें? तो सबसे पहली चीज कि भाई सीआरपीसी में हो चाहे कहीं हो, सीआरपीसी में हो चाहे कहीं हो, कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है ना, कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कई केसेस में कहा है, लेकिन चूंकि देखिए ध्यान रखिएगा, एविडेंस के अंतर्गत अगर कन्फेशन आता है तो लिखने का स्टाइल आपका अलग होगा, और अगर सीआरपीसी के अंतर्गत कन्फेशन आता है तो स्टाइल आपकी अलग होगी। यहां सीआरपीसी के अंतर्गत हम लोग कन्फेशन लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पे तरीका अलग होगा, है ना। तो सबसे पहले जब आप यहां पे रहेंगे तो बहुत ज्यादा मीनिंग बताने में आप अपना समय खर्च नहीं करेंगे। जब सीआरपीसी के अंतर्गत कन्फेशन पूछा जाएगा तब आप उसमें पाकला नारायण स्वामी, पलविंदर कौर, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, निशिकांत झा, मतलब बहुत सारे केसेस हैं कन्फेशन पे, तो वो सारे आप केस नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ एक केस की मदद से उसकी मीनिंग लिख देंगे, और वो केस कोई भी हो सकती है। वैसे साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सबसे लिबरल डिफिनेशन दी गई थी, समझे ना। तो सबसे लिबरल डिफिनेशन यही थी कि उस साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संस्वीकृति किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कथन है जिसके द्वारा वह उसके ऊपर लगाए गए अपराध को स्वीकार करता है। बड़ा सिंपल सी परिभाषा है। तो इसलिए साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की वो बात लिख देंगे कि भाई कोई ऐसा पर्सन है जिस पर किसी ऑफेंस को करने का आरोप लगाया जाए, और वो ऑफेंस जिसका आरोप लगाया गया है वो पर्सन एक्सेप्ट कर ले, तो वो क्या कहलाता है? वो कन्फेशन कहलाता है। ठीक है भागीश जी, आप हाँ करवा देंगे। वैसे एविडेंस मैंने शुरू में पढ़ाया हुआ है, और रिकॉर्डिंग होगी वीडियो की आप लोगों को अनअकैडमी पे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, कई बार पढ़ाना होगा, एक बार थोड़ी पढ़ाना। तो साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस हुई, ठीक है ना, ये आपने बता दिया। दिव्या प्रणाम। अब ये समझिए कि एक कन्फेशन तो हो गया कि आप समझ गए। इसको मैं कहाँ ले जाके लिखूं, थोड़ा सा जरूरत पड़ती है और यहाँ कुछ होता नहीं यूट्यूब पर। हाँ, कन्फेशन आप जानते हैं ना कि कन्फेशन का मतलब एक पर्सन द्वारा अपने ऊपर लगाए गए अपराध को स्वीकार करना। तो ये जो कन्फेशन है वो कन्फेशन दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है जुडिशियल कन्फेशन, ये बात आप नोट्स में अपने मेंशन कर दीजिएगा, अपने नोट्स में ये मेंशन कर दीजिएगा। मीनिंग बताने के बाद जल्दी से बता दीजिएगा कि कन्फेशन दो प्रकार की होती है, एक जुडिशियल कन्फेशन और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। और आप जानते हैं जुडिशियल कन्फेशन का मतलब ये हो गया कि जुडिशियल कन्फेशन मतलब ये हो गया कि न्यायालय में न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान जब कोई कन्फेशन किया जाता है तो वो जुडिशियल कन्फेशन कहलाता है, और जो न्यायालय के बाहर किसी अन्य व्यक्ति से किया जाता है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाता है। यानी न्यायिक संस्वीकृति और न्यायिकेतर संस्वीकृति। न्यायिक संस्वीकृति आप समझ ही गए कि मतलब न्यायालय में, और न्यायिकेतर संस्वीकृति यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब वो न्यायालय के बाहर किसी अन्य व्यक्ति से। जैसे मैं कोई अपराध करता हूं और आपसे जाके ये स्वीकार कर लेता हूं कि हाँ हमने अपराध किया, तो चूंकि आप न्यायालय हैं नहीं और ये बात न्यायालय में नहीं कह रहा हूं, इसलिए ये कन्फेशन जो होगा वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। 164 के अंतर्गत जिस कन्फेशन की बात होती है वो जुडिशियल कन्फेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। ठीक, तो ये बात आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, उस नोट्स में ये चीज हमने मेंशन नहीं की हुई है। तो जुडिशियल कन्फेशन होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन नहीं है 164 के अंदर। हाँ, कोर्ट को छोड़ के कहीं भी होगा तो एक्स्ट्रा जुडिशियल का, पुलिस हो, डॉक्टर हो, हम आप हो, कोई कहीं भी ऐसा होगा तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा। चलें आगे बढ़ें फिर।
अब बात आती है कि आखिर ये कन्फेशन जो हमने कहा था कि भाई अगर अभियुक्त कुछ कहना चाहता है तो अभियुक्त को ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि इनके सामने कहो। तो ये जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है ना, वो कौन मजिस्ट्रेट होगा, यानी अगली हेडिंग आपकी होगी कि संस्वीकृति को कौन अभिलिखित कर सकता है। संस्वीकृति को कौन अभिलिखित कर सकता है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्वीकृति को कौन अभिलिखित कर सकता है? तो उसमें आपने देखा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब महानगर मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट ही कर सकते हैं। क्या उनको ऐसे मामलों में अधिकारिता का होना जरूरी है, यानी केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्हें उस मामले में जुरिस्डिक्शन है? जी नहीं, उसे उस मामले में अधिकारिता हो अथवा न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मिनट, एक चीज में खोज रहा था, मिस हो गई दिमाग से, कोई बात नहीं, चलिए। तो हाँ, उसे अधिकारिता होना या ना होना, ये बात भाई मेंस में आप नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि प्री में ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं कि क्या उसे जुरिस्डिक्शन होना जरूरी है उस मामले में? नहीं होना जरूरी है, हो तो भी कोई बात नहीं, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, संस्वीकृति कौन अभिलिखित कर सकता। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या कन्फेशन को जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है, ये प्री के लिए भी हो सकता है। जो आप मेंस लिखे तो उसमें भी ये बात मेंशन कर दीजिएगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस सेक्शन के अंतर्गत कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस सेक्शन के अंतर्गत कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसके पास ऐसी जुरिस्डिक्शन नहीं है ना। हाँ, कि ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चाहे उसमें उसको जुरिस्डिक्शन हो या चाहे ना हो। अब अगली चीज क्या आती है? अगली चीज ये आती है कि एक केस भी है, एक मुझे ध्यान आ रहा है, हमको लगता है 2018 की एक केस है, नमन कुमार वर्सेस स्टेट की केस है ना। नमन कुमार वर्सेस स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये 164 के अंतर्गत कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट नहीं है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बात और आती है कि कभी कभी मजिस्ट्रेट के पुलिस को भी, पुलिस ऑफिसर को भी जिसे मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई है, वह संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकता है कि नहीं? तो वह भी नहीं कर सकता। उसमें आपके 164 के प्रोविजो में यह बात लिखी होगी कि पुलिस ऑफिसर भी यदि उसे किसी विशेष पर्पज के लिए मजिस्ट्रेट की पावर असाइन कर दी गई है, तब भी वो 164 के अंतर्गत कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। अभी हमने बात की कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है कि नहीं, तो नहीं कर सकता। ठीक है, नमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है ना, 2018 की केस है ये, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। चलें आगे बढ़े, फिर यहां तक बात क्लियर है। पहले आप क्या करिए ना, जब मैं कोई चीज लिखी हुई आपके स्क्रीन पर लाऊं तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर उसके बाद मैं गंदा कर दूंगा तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ, तो ये तो बात हो गई कि कौन कर सकता है। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं रह गया, कौन कर सकता है, ये तो ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अधिकारिता होना जरूरी है, नहीं होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव कर सकता है, नहीं कर सकता। पुलिस कर सकता है, नहीं कर सकता। अब अगली चीज आती है, अगली हेडिंग आप बना लीजिएगा। अगली हेडिंग हो जाएगी कब, कभी भी। चलिए तब तो अच्छी बात है। तब ये तो बात आती कौन हो गया, अब हम देखेंगे कि कब किया जा सकता है। कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और बच्चे का मतलब ये है कि ह्यूमन ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जो भी ऐसा रहेगा कंफ्यूज होगा ही, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही ऐसी है। तो कब किया जा सकता है, उसमें आप देख सकते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन,
या आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के दौरान या अन्वेषण के पश्चात, है ना, ड्यूरिंग या आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, लेकिन इंक्वायरी और ट्रायल से पहले ही होगा, बिफोर द इंक्वायरी एंड ट्रायल। इस बात को कई बार दिमाग में बैठाइए। कब हो सकता है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, एनी टाइम, बट बिफोर द इंक्वायरी, कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, बिफोर इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो ये आपको प्री के लिए बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन यहां से आता है, और मेंस में तो आप लिख ही देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो हो गया। ये जानना भी बहुत जरूरी है, इस संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने का ढंग क्या होगा। संस्वीकृति को अभिलिखित किए जाने का ढंग क्या होगा, ये जानना जरूरी है। माने क्या क्या फॉर्मेलिटी है जो कन्फेशन को 164 के अंतर्गत जब कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है, तो कौन कौन सी ऐसी फॉर्मेलिटी है जिस पर की ध्यान देना होता है और उसको करना पड़ता है। थोड़ी सी बात 164 के क्लास नंबर 2 में बताई गई है। क्या औपचारिकताएं करनी होती हैं? पहली चीज कि संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व अभियुक्त को यह बताया जाएगा कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अगर वो ऐसा करता है तो यह उसी के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, तो ये दो बातें, दो सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। क्लास नंबर 2 में लिखा होगा कि जब मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए जाता है, कन्फेशन करता है कोई एक्यूज, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको बताए कि देखो भाई, तुम ये कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम कन्फेशन करो। लेकिन और एक बात और कि अगर सोच समझ लो कन्फेशन करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट ही ये यूज होगा। ठीक, तुम्हारे अगेंस्ट यूज होगा। तो अब ये तुम सोच लो, या तो अभी सोच के बताओ, या हम तुमको जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, वहां सोच लेना कायदे से, फिर वो आके हमको बताना कि क्या तुम सच में कन्फेशन करना चाहते हो, स्वेच्छा से करना चाहते हो। तो अब ये दोनों बातें कि करने के लिए बाउंड नहीं हो और करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस के रूप में यूज। ठीक है, उसको समझा लिया उसने। फिर समझाने के बाद क्या स्टेप आता है कि यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा समाधान नहीं होता तो वह संस्वीकृति को अभिलिखित नहीं करेगा। माने अब जैसे कि अब उसको हुआ ना कि जब मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई देखो, तुम करने के लिए बाध्य नहीं हो, तुम्हारा मन करे तो करो, ना करे तो ना करो, और करोगे तो भैया फंसोगे, तुम ये जान लो। तो अब उसको अब लगे, मान लीजिए क्यों सोचने, हाँ सही बता रहे हैं कि करें कि ना करें। अगर उसको लगता है कि ये कंफ्यूज है, मतलब डाउट में है कि करें कि ना करें ऐसा, तो वो कन्फेशन को तब रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक कि वो श्योर नहीं हो जाता कि वो बिल्कुल स्वेच्छा से, बिना डर भय, बिना किसी लालच के किया जा रहा है, तब तक वो कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है, तो सुनाने समझाने के बाद, सारी चीजों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि नहीं, ये जो है वो स्वेच्छा से ही कर रहा है, तो अगर यदि वो स्वेच्छा से की गई है तब उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होंगे और मजिस्ट्रेट के भी हस्ताक्षर होंगे। समझ रहे हैं ना कि यदि संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है तो मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करेगा और उस पर उसके सिग्नेचर कराएगा और अपने खुद के भी सिग्नेचर करेगा। ठीक है, तो वो एक फॉर्मेलिटी ये भी होती है कि सिग्नेचर अगर नहीं है तो भी वो वैलिड कन्फेशन नहीं होगी। तो आपने देखा ना, अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या देखा, फॉर्मेलिटी में समझाएगा मजिस्ट्रेट, करने के लिए बाध्य नहीं हो, करोगे तो फंसोगे, तुम्हारे खिलाफ यूज होगा। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि नहीं, ये अपने फ्री कॉन्सेंट से नहीं कर रहा, तो कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन उसे लगता है कि फ्री कॉन्सेंट है, बिल्कुल स्वेच्छा से कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा और उस पर सिग्नेचर करेगा और करवाएगा। और एक चीज क्या है कि संस्वीकृति को अभिलिखित करने में सेक्शन 281 के नियमों का पालन किया जाएगा। संस्वीकृति को अभिलिखित करने में
कौन सा सेक्शन का नियम का पालन करा जाएगा? सेक्शन 281 के नियमों का पालन किया जाएगा। ये सेक्शन 281 है ना, तो वहां पे जब आप सीआरपीसी पढ़ते हैं तो उसमें यही सारी चीजें हैं, कन्फेशन वगैरह रिकॉर्ड करने का ढंग बताया गया है। तो यहाँ पे हमको जितना पर्पज है हम उसी पर्पज के लिए देख लेते हैं कि 281 के नियमों के अनुसार किया जाएगा। और ये 281 के रूल क्या है? उसका रूल है कि यथासंभव अभियुक्त के ही शब्दों में अभिलिखित किया जाएगा। कोशिश क्या की जाएगी कि वो अभियुक्त के शब्दों में ही लिखा जाए, यानी जिस लैंग्वेज में, जिस तरीके से, जिस भाव में वो शब्द कहे गए हैं उसी शब्दों में होना चाहिए। दूसरी बात, संस्वीकृति प्रश्न एवं उत्तर के रूप में अभिलिखित किया जाना चाहिए। मतलब ये कि जो बात वो कह रहा है उसके लिए उससे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति की बात को हम एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का मतलब ये कि कुछ बातें उसमें से हटा दें तो उसका अर्थ का अनर्थ निकल जाए। तो ये कि क्वेश्चन और आंसर के रूप में होनी चाहिए। तो उससे क्या पूछा गया और उसने उसका क्या उत्तर दिया। ठीक, उससे क्या पूछा गया और उसने क्या उत्तर दिया, यानी कि दो चीजें इसमें ध्यान रखना है 281 के अंतर्गत। तो कोशिश जहां तक की जाएगी अभियुक्त के शब्दों में होना चाहिए और कन्फेशन जो है क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। यानी ये सारी चीज आप देख रहे हैं कि कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां, कौन कौन सी शर्तों का पालन करना पड़ता है मजिस्ट्रेट को। ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक केस लिख लीजिए और उस केस का नाम है सरवन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1957 की केस है, सरवन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अभियुक्त यदि पुलिस अभिरक्षा से मजिस्ट्रेट के समक्ष आता है कन्फेशन करने के लिए, तो मजिस्ट्रेट को उसे कुछ समय के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाना चाहिए ताकि उसके मन पर से पुलिस का प्रभाव समाप्त हो सके। समझे ना? देखिए, ये कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में ये गाइडलाइन दी है कि जब भी 164 के अंतर्गत कोई एक्यूज्ड कन्फेशन करने के लिए जाता है मजिस्ट्रेट के पास और वो पर्सन, वो अभियुक्त पुलिस कस्टडी से जाता है, तो ज्यादा चांस है कि पुलिस ने मारा पीटा होगा, डराया धमकाया होगा और उस डर और धमकियों के वश में होके, मतलब कंपेल होके उससे वो आके यहां डर के मारे कन्फेशन कर रहा हो। तो इसलिए जब भी कोई पुलिस कस्टडी से आए तो पुलिस कस्टडी से आने वाले व्यक्ति का तुरंत कन्फेशन मत रिकॉर्ड करिए, उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए और जुडिशियल कुछ समय के लिए, कि जब वो 1-2 दिन 4 दिन बाद फिर से वो आए और अभी भी अपनी बात पे कायम हो, तब जाके कन्फेशन को रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि कन्फेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो पूरा होना चाहिए और वो मेन ऑब्जेक्ट ये है कि किसी भी पर्सन को जबरदस्ती कन्फेस नहीं कराया जाना चाहिए। अगर वो पर्सन खुद ऑफेंस को स्वीकार करता है तब तो ठीक, और अगर वो स्वीकार नहीं करता तो उसे उस स्टेटमेंट के आधार पर कन्फेस नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना? तो इस पर्पज के लिए होता है कि उसे जुडिशियल कस्टडी में यानी जेल भेज दिया जाता है। जेल समझते हैं ना, एक होता है थाना पुलिस कस्टडी और एक होता है जेल यानी जुडिशियल कस्टडी, है ना? तो ये जुडिशियल कस्टडी में भेज देने की बात करता है कि जेल भेज दो, वहां पुलिस का डर कम होगा और जब डर खत्म हो जाएगा या उसको लगता है कि नहीं हमको कन्फेशन कर ही लेना चाहिए तो फिर वो कर लेगा, है ना? अब 164 के अपालन का क्या प्रभाव? हमने कहा ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा था कि ये फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए, है ना? ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए। तो अगर वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी न हो, यानी 164 के नियमों का पालन नहीं किया गया हो और कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया गया, तो उसका क्या प्रभाव? हमने लिखा है उसको आसान शब्दों में बना के कि धारा 164 के प्रावधानों का पालन किया गया है, पालन किया गया, ऐसा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, तब धारा 63 के अनुसार वह न्यायालय उसके संबंध में अन्य साक्ष्य ले सकेगा एवं उसके आधार पर उचित आदेश दे सकेगा।
धारा 100 पालन नहीं किया गया है ना। जब कोई एविडेंस ऐसा दिया जाता है, ऐसे जब कोई एविडेंस कोर्ट के सामने ऐसा दे, जैसे मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया, अब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील मान लीजिए सेशन कोर्ट में होती है, और सेशन कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दे कि जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है ना, वो कन्फेशन में 164 का पालन नहीं किया गया, वो वैलिड नहीं होना चाहिए। तो अब इस मामले में जब ऑब्जेक्शन किया जाएगा उस पर, तो क्या होगा? तो वो कोर्ट जो है अगर सेटिस्फाई हो जाती है उस बात से, तो 463 इसके लिए प्रोविजन बताता है, और ये कहता है कि वो न्यायालय कह सकता है कि आप एविडेंस लाइए, और एविडेंस लाने के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ उसकी बात सही है या उसकी बात सही नहीं है, जैसा भी एविडेंस के आधार पर उसको लगेगा, उसके आधार पर वो आदेश करेगा कि हाँ क्या ये कन्फेशन वैलिड है या क्या ये कन्फेशन वैलिड नहीं है। तो ये चीज है इसके अंतर्गत कि 463 प्री के लिए याद रख लीजिएगा सेक्शन, बाकी तो कॉमन सेंस से भी लिख लेंगे कि भाई हायर कोर्ट के पास जाएगा मामला, तो हायर कोर्ट तय करेगा कि उनका क्या करना है, कन्फेशन सही है कि नहीं है। तो ये कहां है? 463 में। आगे बढ़ते हैं फिर। सबसे बड़ी बात, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ कन्फेशन। एविडेंशियल वैल्यू ऑफ कन्फेशन, कन्फेशन की एविडेंशियल वैल्यू यानी साक्षिक मूल्य क्या होगा, उसका वजन कितना होगा, क्या उसके आधार पर कन्विक्शन हो सकता है कि नहीं, क्या यह सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है कि नहीं है, या सिर्फ ये कोरबोरेटिव एविडेंस है। बहुत सारे सर ये क्लियर नहीं हुआ इसमें। अच्छा कौन सा बेटा? 364 वाला और 463 वाला, यही ना? चलिए बता देते हैं फिर से। देखिए, जब कोई कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है तो हमने जस्ट अभी बात की ना कि 164 के प्रोविजन का पालन होना चाहिए, और अगर 164 की जो कंडीशन है उसका पालन नहीं होगा तो कन्फेशन वैलिड नहीं होगा। अब कन्फेशन 164 के अंतर्गत रिकॉर्ड कर दिया मजिस्ट्रेट ने, लेकिन ऑब्जेक्शन इस बात पर होता है कि 164 के नियमों का पालन नहीं हुआ, 164 के नियमों का पालन नहीं हुआ। तो जब 164 के नियमों का पालन नहीं हुआ और आप जाके इस कोर्ट में कहते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट करेगा कि एविडेंस लाइए भाई, हम देख लें, सच में देख लें कि क्या स्थिति है। तो जब एविडेंस अलाउ करेगा, तो उस एविडेंस के आधार पर अगर वो निष्कर्ष लगता है कि सच में 164 का पालन नहीं किया गया, अब वो कन्फेशन को कैंसिल कर देगा, और अगर उसको लगता है कि नहीं वो सही है, तो उसके हिसाब से आदेश करेगा कि नहीं बिल्कुल ठीक है, कन्फेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप समझे ना? तो यही चीज है, और आप समझिए कि क्यों है ऐसा। सेक्शन नंबर 80 जब आप एविडेंस एक्ट का पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 80 जब एविडेंस एक्ट का पढ़ेंगे, तो उसमें कहा गया है कि कोई भी जो कन्फेशन या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसके संबंध में सेल प्रिज्यूम है ना, कि एक बार जब अधिकारी ने अपने सिग्नेचर कर दिए तो प्रिज्यूम करेगी ला कि आप वो सारी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट किया गया है जो फॉर्मेलिटी कंप्लीट होनी चाहिए थी। ऐसा है ना, हमने बताया होगा ना एविडेंस में कभी, वो प्रिजम्पशन ये करेगा कि वो सारी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट की गई। लेकिन प्रिजम्पशन सेल प्रिज्यूम है, विधि उपधारणा करेगी, ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अपोजिट पार्टी उसको रिबूट नहीं कर सकता, उसका खंडन नहीं कर सकता। तो वही अपोजिट पार्टी जो है वो उसका खंडन करती है कि नहीं, इसका पालन नहीं किया गया है। प्रिजम्पशन आप भले कर लीजिए, लेकिन इस 164 का पालन नहीं किया गया, तो वैलिड कन्फेशन नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट क्या करेगा? एविडेंस ले लेगा, और एविडेंस के आधार पर उसे लगता है कि वैलिड है तो ठीक, नहीं है तो नहीं ठीक। समझे बात? आया बात नहीं है? सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एविडेंशियल वैल्यू आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई भी एविडेंस जब लिया जाता है तो उस एविडेंस में उसकी एविडेंशियल वैल्यू लिखनी पड़ती है। एविडेंस एक्ट अगर आप लिख रहे हैं, एविडेंस एक्ट में के आंसर लिख देते हैं, तब तो उसमें ये चीज बहुत जरूरी है कि एविडेंशियल वैल्यू पर चर्चा कर ले। यदि कोई संस्वीकृति इस धारा के अधीन अभिलिखित की जाती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 80 के अधीन यह उपधारा की जाएगी कि सभी औपचारिकताएं पूरी की गई। जस्ट अभी हमने ये बात कही थी ना कि सेक्शन 80 एविडेंस एक्ट का कहता है कि ये प्रिज्यूम करेगी ला
कि उस सेक्शन के अंतर्गत जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं उस सारी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट किया गया है। ठीक है, सेल प्रिज्यूम है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई प्रोविजन की बात, और ये अगली बात हो जाती है कि जहां न्यायालय ने 164 की औपचारिकताओं का पालन करते हुए संस्वीकृति को अभिलिखित किया हो, वहां वह मौलिक साक्ष्य होगी और वह दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकती है। आप समझ रहे हैं ना, मौलिक साक्ष्य मतलब कि अगर 164 के नियमों का पालन करते हुए किसी मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन को रिकॉर्ड किया है तो ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा। और सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होने का मतलब ये है कि सिर्फ इस एविडेंस के आधार पर भी किसी पर्सन का कन्विक्शन हो सकता है। समझे बात को? ये सब्सटेंटिव, मौलिक साक्ष्य का मतलब सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा और सिर्फ इस कन्फेशन के आधार पर भी कन्विक्शन किया जा सकता। तो अदर एविडेंस से कोरबोरेट करने की जरूरत नहीं रह जाती। सिंघारा सिंह की केस है इसमें, सिंघारा सिंह की केस लिख लीजिए, सिंघारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सिंघारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि न्यायालय यदि न्यायिक संस्वीकृति में धारा 164 के नियमों का पालन नहीं किया गया है तो वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी, वह अवैध होगी। एविडेंस में भी आप पढ़ते ही। तो इसमें सिंघारा सिंह के मामले में संक्षेप में क्या किया गया? गुड मॉर्निंग। तो सिंघारा सिंह के केस में कहा गया कि भाई देखिए, कोई भी कन्फेशन तभी वैलिड होगा जब सीआरपीसी के सेक्शन 164 के नियमों का पालन किया जाएगा। अगर 164 के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा ना तो वो एविडेंस में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो वैलिड कन्फेशन नहीं। अब आप इसमें यहां ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन 26 क्या कहता है एविडेंस एक्ट का, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 26 की कहत रहा है मूड के ऊपर डिपेंड करता है बेटा सुमाल्या, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 26 क्या कहता है? ये सेक्शन 26 ये बात कहता है कि भाई पुलिस कस्टडी में भी कन्फेशन वैलिड नहीं होगा, पुलिस कस्टडी में भी कन्फेशन वैलिड नहीं होगा जब तक कि इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न किया गया। हाँ, कस्टडी में कन्फेशन वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में किया जाएगा तो वैलिड हो जाएगा। और यही है 164 जो है, वही है इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में कन्फेशन किया जाता है तो वो वैलिड होगा, लेकिन तभी होगा जब 164 के नियमों का पालन किया जाएगा। ठीक, और ध्यान देना है ये हम लोगों को कि जो 164 के अंतर्गत जो कन्फेशन होता है, कन्फेशन के लिए ओथ नहीं दिलवाई जाती, कन्फेशन के लिए शपथ नहीं दिलवाई जाती, लेकिन 164 के क्लास 5 के अंतर्गत कन्फेशन के अलावा अगर कोई स्टेटमेंट देता है कोई एक्यूज, तो उस स्टेटमेंट को भी 164 क्लास 5 के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन उसमें जो होता है वो शपथ दिलवाई जाती है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, मैं बता दूं कि अभी जस्ट 10 बजे से हमारी क्लास जो है वो ऐसा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की है, जो कि अनअकैडमी पर, यानी 10 बजे से लेके 11 बजे तक वो अनअकैडमी पर एसआरए की क्लास होगी। इसलिए हम लोग इस क्लास को ज़्यादा देर तक चला नहीं पाएंगे, क्योंकि तुरंत हमको वो भी क्लास लेनी। ठीक है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग लेट आए हैं उनका जल्दी से, मैं थोड़ा सा समय दे देता हूं आपको और फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। जल्दी से जो लोग आए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूं। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ये हो गया होगा। चलिए ये भी हो गया होगा। ये है अगला पेज। ये भी हो गया होगा। और ये है आपका अगला पेज। और ये है आपका अगला पेज। ये पूरा नोट्स आपका कंप्लीट है। बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मटेरियल ठूसने के चक्कर में बर्बाद मत कर दीजिएगा इसको। इतना लिख देंगे तो किसी भी स्टेट की परीक्षा में आपका काम हो जाएगा, और इतना भी नहीं लिख पाएंगे आप, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये है आपका अगला। तो ये है आपके सारे नोट्स, और फिर मिलते हैं कल सीआरपीसी के ही एक नए टॉपिक के साथ। सीआरपीसी के ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग कल 9 बजे। ठीक है, चलते हैं फिर। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। शेर बहुत लेट आए हैं शेर अली जी आप। अब तो क्लास ओवर हो गई।